अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बिल्कुल। और तैयारी करते रहिए और अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज कर लें। 2 घंटे साइंस पढ़ ली, 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया, 2 घंटे उर्दू, इस तरह से करें तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ये है चैप्टर नंबर 8 क्लास 8 का। और मेरा थोड़ा सा दिल था कि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूं, बट यू नो द टाइम एंड द सिचुएशन डजंट अलाउ मी टू डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स। सो आफ्टर द पीएचडी फिर मैं आप लोगों से भी पूछूंगा कि आप क्या चाह रहे हैं, मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, कौन से टॉपिक को हम डिस्कस करें, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं समझने को, समझाने को। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं उस तरह से आप लोगों को समझाऊं कि आपको कुछ समझ आए, और ऐसा समझ आए कि ज़िंदगी भर तक आपके वो चीज़ काम आए। खैर, दैट्स आफ्टर द पीएचडी। राइट नाउ हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम बस मेन चीज़ें पढ़ते हुए निकलेंगे आगे। मेजरमेंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, एज द नेम सजेस्ट कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या चीज़। तो अच्छा एक मिनट, इसको मैं ज़रा ऐसे कर लूँ जी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो क्या चीज़ हैं जनाब? देखो, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है ना, किसी भी फ़िज़िकल एंटिटी की डायमेंशंस को मेयर करना। लाइक एक अगर कोई हाउ कैन आई से दैट, जैसे कि कोई पीस ऑफ वुड है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, उसका क्या साइज़ है, क्या विड्थ है, अगर मैं उसको थ्रो करता हूँ तो कितनी स्पीड से जा रहा है। ये सारी क्वांटिटीज़ हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी उसके ज़रिए में मुझे मालूमात मिलेंगी इस पर्टिकुलर फ़िज़िकल एंटिटी के बारे में। तो उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उनकी मेजरमेंट के लिए जो है ना, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे इन्होंने दी हुई यहाँ पे, जैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। ये हम किसी एक फ़िज़िकल एंटिटी के ऊपर लगाते हैं तो हमें पता लगता है उसकी लेंथ इतनी थी, ठीक है, उसका मास इतना था, उसका वॉल्यूम या हजम जिसे हम कहते हैं इतना था, इतने टाइम के अंदर जो है उसने इतना फ़ासला तय किया। तो ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमें पता लगती हैं। सही है। आप देख रहे हैं कि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ज़रिए हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे फुट स्केल के ज़रिए हम लेंथ को मेयर करेंगे, ठीक है। ये टाइमर है, इसके ज़रिए हम टाइम को मेयर करेंगे। बैलेंस मशीन के ज़रिए हम उसका वेट, और ये थर्मामीटर के ज़रिए हम उसका हीट या टेम्परेचर, और ये इंच टेप के ज़रिए भी हम लेंथ को मेयर करते हैं। तो ये सब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को किसी भी फ़िज़िकल एंटिटी या फ़िज़िकल चीज़ की मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो आपको पता लग गया फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, लेंथ, वॉल्यूम, मास, टाइम, ये सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको मेजर किस में किया जाता है? और भी हैं वैसे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और भी हैं, अभी आगे आएंगी यकीनन। और इनको मेजर किन चीज़ों में किया जाता है, किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाता है? वो जो इंस्ट्रूमेंट्स उनको हम कहते हैं मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और सिस्टम इंटरनेशनल में अभी यहाँ नहीं जा रहा, अभी नीचे शायद यकीनन होगा इसके अंदर। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कैन, अच्छा ये है, इज़ डेट कैन बी मेजर्ड। फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है ना, वही बात कर दी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड, और फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ अ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डेट बी क्वांटिफाइड। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ है जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, जिसको क्वांटिफाइड किया जा सके, जिसका नंबर निकाला जा सके कि इतनी लेंथ है भाई, 40 किलोमीटर का रास्ता है, किलोमीटर की लेंथ आ गई, ठीक है, और इतने मिनट में आप क्रॉस कर जाओगे। तो ये हमें पता लगता है उस चीज़ के बारे में। ओके ओके ओके। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस बाय नंबर एंड अ यूनिट, ठीक है। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है ना, वो कम्बिनेशन होता है नंबर का और यूनिट का। जैसे ये 3 मीटर है, अब ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, लेंथ ऑफ अ रूम इज़ 3 मीटर। अब ये जो 3 मीटर है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और ये कम्बिनेशन है एक नंबर का और एक मेयरिंग यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर, और नंबर क्या है, 3। तो ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, फ़िज़िकल क्वांटिटी। और फ़िज़िकल क्वांटिटी मुझे क्या बता रहा है, वो मुझे रूम की फ़िज़िकल क्वांटिटी बता रहा है कि इसकी लेंथ जो है ना भाई, वो 3 मीटर है। आए समझ में बात? सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुए हैं, आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी का नंबर अलग करें और उसका यूनिट अलग करें, और ये बता दें कौन सी फ़िज़िकल क्वांटिटी है। लाइक जैसे अब
वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स डेट इट विल बी 5 डिग्री इन मरी, ठीक है। तो अब मुझे इस फिज़िकल क्वांटिटी से पता लग रहा है कि टेम्परेचर है वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा रहा है, और उसका नंबर क्या है, न्यूमेरिकल या मैग्नीट्यूड क्या है उसका 5 है, और उसका यूनिट क्या है, डिग्री है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू नो अबाउट द फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। और हमेशा याद रखना जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन्हीं से एक या दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मिलेंगी तो फिर ये ड्राइव क्वांटिटीज़ बनेगी। जैसे कि क्या एग्जांपल दी जाए, वेलोसिटी की एग्जांपल अगर मैं दूं तो वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ऐसा ही होता है, सही है। अब वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक डायमेंशन है, लेकिन वो इन दो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी है, सेकंड और मीटर, सही है। तो ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। सो वो क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बने उनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल उन्हें दी हुई हैं, यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ की इन्हें कोई एग्जांपल दी हुई है, जैसे एरिया जो है उसमें लेंथ भी आएगी और उसमें ब्रेड्थ भी आएगी, ब्रेड्थ को विड्थ भी कहते हैं वैसे, ठीक है ना। और दूसरी में वॉल्यूम आ गया, ठीक है, वॉल्यूम में, और प्रेशर आ गया। प्रेशर हमने पढ़ा था, आपको भी याद हो, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स बाय एरिया, ऐसे ही था, ठीक है, और पी था एफ। तो अब देखो फोर्स जो है ना वो खुद बनी है फोर्स किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी से, एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन, मास का फंडामेंटल यूनिट क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितनी ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके एक क्वांटिटी बन रही है, और प्रेशर फिर उससे, आई समझे बात। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ जो है वो अपने आप में कोई क्वांटिटी नहीं होती, बल्कि वो तो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मिक्सअप होती हैं, ठीक है। अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, ये याद रखने का भी पॉइंट है कि जो स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम यूनिट कहते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, सेम, ठीक है। डू यू नो में क्या कह रहा था, वर्ड मेजरमेंट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मेट्रॉन, यस, मीनिंग लिमिटेड प्रोपोर्शन। ये मेजरमेंट जो है ना ये एक ग्रीक यानी यूनानी वर्ड जिसका नाम था मेट्रॉन, वहाँ से निकला है, और इसका मतलब होता है लिमिटेड प्रोपोर्शन, लिमिटेड प्रोपोर्शन। ह्यूमन आर्म, पाम, फुट वर यूज्ड बाय द एंशिएंट पीपल फॉर द मेजरमेंट। हाँ, पहले क्या होता था पुराने ज़माने में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम नहीं आया था, ऐसा यूनिट सिस्टम नहीं आया था, या उससे पहले भी ये CGS सिस्टम या MKS सिस्टम ये नहीं आए थे, तो कोई मेजरमेंट के लिए इंसानों के पास कोई तरीक़ेकार नहीं था, तो वो अपने हाथ या अपने ये पाम वगैरह यूज़ करते थे, यानी मेजरमेंट के लिए कि भाई एक सैर मुझे ना गंदुम दे दो। एक सैर का मतलब होता था यानी एक हाथ के अंदर जितना आ जाए, इस तरह से कहते थे कि, और यह कहते थे 1 इंच या 1 बालिश जो है, इस तरह से अपने बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ करते थे मेजरमेंट के लिए, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। वो यही बता रहा है आपको, आर्म, पाम और फुट वगैरह यूज़ किए जाते थे फॉर द मेजरमेंट, सही है। फॉर एग्जांपल क्यूबिट टर्म्स सच एज डेट टाइम वर क्यूबिट, और पेस, फैथम, हैंड स्पैन, फुट, ये सारे के सारे जो है ना एंशेंट दौर में, यानी कि पुराने दौर में, कदीम दौर में इस तरह से यूज़ किया जाता था। लेकिन अब फिर हमारे पास सिस्टम बन गया है। अच्छा, अब फंडामेंटल यूनिट, दो यूनिट्स वोज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी, वही बता दिया ना मैंने आपको, फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उनकी वैल्यू किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, इसके आगे ख़त्म है बस, ठीक है। लेंथ, इससे मिलके बनेंगी दूसरे यूनिट्स, देखिए मीटर हो गया जैसे कि, सही है, और किलोग्राम हो गया, टाइम मास का हो गया किलोग्राम, और टाइम का हो गया सेकंड से आगे नहीं है कोई भी चीज़, ये फंडामेंटल यूनिट है। तो सेकंड्स कंबाइन होंगे, यानी 60 सेकंड कंबाइन होंगे तो 1 मिनट बनेगा, ठीक है। और फिर ये हो गई ना फंडामेंटल क्वांटिटी से मिनट ड्राइव क्वांटिटी हो गई, आई समझे बात। अच्छा, दो यूनिट्स वॉज वैल्यू डिपेंड ऑन अदर, ये वही आ गया यूनिट्स, फॉर एग्जांपल टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ अ कार, ये मैं एग्जांपल ऊपर दे चुका हूँ आपको। वी मस्ट नो द डिस्टेंस मीटर ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द टाइम सेकंड, वही मीटर पर सेकंड वाली मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। तो इसमें ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई मीटर, और एक ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई मीटर। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी क्या है, एक ड्राइव
क्वांटिटी है, सही है। या इसका जो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, ये जो है एक ड्राइव्ड यूनिट है, सही है जनाब। उसके बाद सिस्टम इंटरनेशनल, जिसे हम SI यूनिट वो कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। प्रीफिक्सेस लगती हैं इसके अंदर, अप्लाई दी प्रीफिक्सेस मिली, क्लो, सेंटी, ये आपको यूनिट्स बताएंगे। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना साबिक़ा और लाहिक़ा, यानी किसी लफ्ज़ के पीछे अगर कोई एक लफ्ज़ छोटा सा लग जाए तो उसे हम साबिक़ा कहते हैं, और उससे फिर वो पूरी मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। जैसे सुकून एक वर्ड है, सुकून सपोज़, सही है। सुकून के पीछे अगर मैं लगा दूँ पुर, तो ये पुर सुकून हो गया, तो ये पुर जो है ना ये प्रीफिक्स है या साबिक़ा है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, आगे भी देखते हैं हम, इसमें आ जाएंगे प्रीफिक्सेस वगैरह तो मैं आपको और बता दूँगा। अच्छा, सिस्टम्स ऑफ यूनिट देख लीजिए, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, और ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, और ये मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम है, और SI यूनिट आ गया। SI यूनिट मोस्टली अब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये सिस्टम्स चल रहे होते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के अंदर, ये FPS सिस्टम में फुट है, पाउंड है और सेकंड है। लाइक ब्रिटेन के अंदर, UK में अभी भी पाउंड का सिस्टम चल रहा है। वो लोग जो है वो किलोग्राम वगैरह यूज़ नहीं करते, ये पाउंड यूज़ करते हैं। 2 पाउंड का केक दे दो, 3 पाउंड का केक दे दो, हम जो कहते हैं ना, ये वहीं से ब्रिटिश से ही आया है, तो उनका सिस्टम है। लाइक हमारे पास भी कुछ सिस्टम है, हम कहते हैं 1 दर्जन केले दे दो। अब दर्जन क्या चीज़ है, मतलब 12 की हमने क्वांटिटी सेट की हुई है, तो वो इंटरनेशनल यूनिट में तो नहीं है ये चीज़। इस तरह से अपने अपने एरिया वाइज भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल जो बना है ना, ये इन सारे यूनिट्स की आप कह लें कि एक ऐसा सिस्टम दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ छोटे मोटे अपने सिस्टम्स हों, तो साइंटिफिक कोई भी थ्योरी देनी होती है तो वो इन सिस्टम्स के थ्रू देता है। अगर कोई वो चीज़ समझा रहा है, मेजरमेंट किसी चीज़ की, तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम आ गया। CGS सिस्टम में सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट, और जो है वो उसका मास का यूनिट ग्राम रखा है, और टाइम का तो सेकंड ही होगा। MK सिस्टम के अंदर मीटर जो है वो इन्होंने फंडामेंटल लेंथ का मीटर था, और मास का यूनिट था किलोग्राम, और सेकंड तो टाइम का ही रहेगा। बाकी सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये किलोग्राम आ गया मास का, और ये 1 मिनट उसको थोड़ा वो कर दूँ मैं जूम, जी, ये किलोग्राम आ गया मास का, ये मीटर लेंथ का आ गया, एस सेकंड का आ गया, के जो है ये केल्विन होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर का यूनिट है, और मोल जो है ये मोलर यूनिट है, नंबर ऑफ़ मोल्स को चेक करने के लिए। ए स्टैंड्स फॉर एम्पियर, आई बिलीव एम्पियर होना चाहिए, करंट का यूनिट जो होता है। CD कैंडिला, ये लुमिनस इंटेंसिटी। बाकी इसको एक और चेक करते हैं, एम्पियर है, मुझे तो एम्पियर ही लग रहा है। CD स्टैंड्स फॉर ये कैंडिला, ये लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ये इंटेंसिटी चेक करता है लाइट की या लुमिनस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। The different systems discovered above the useful in some situations, but human-sized level. ऐसा यूनिट्स पर मोस्ट थिंग दैट therefore it was decided। ठीक है, 1960 में डिस्कस किया है कि भाई किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक कर लो, खुदा के वास्ते इधर उधर भटक रहे हो। इसीलिए ऐसा यूनिट जो है वो 1960 में दिया गया, इम्प्लीमेंट किया गया पूरी वर्ल्ड में, तमाम कंट्रीज़ में, एज आ सिंगल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं कहीं एरियाज़ में लोगों के अपने यूनिट्स भी बने हुए हैं, लेकिन वो लोकल लेवल पर चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं चलते। अब क्या बोल रहा है, वाई SI इज़ प्रिफर्ड, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। जा सकते हैं, मतलब टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। SI यूनिट फिजिकल, हाँ ये देख लो ना, 7 उन्होंने क्वान्टिटीज़ दी हुई हैं। मास का किलोग्राम, ठीक है, हम देख के आए, kg इसकी एब्रीवेशन है। लेंथ का मीटर है, M इसकी एब्रीवेशन है। टाइम का सेकंड है, S इसकी एब्रीवेशन है। टेम्परेचर का ये केल्विन आ गया, K इसकी एब्रीवेशन कह लें आप, या इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं, सही है। एक सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है उसके मोलर वॉल्यूम से पता लगेगा। मोल MOL का मतलब मोल। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ ये एम्पियर, ये सही है, हम एम्पियर सही पढ़ रहे थे, ठीक है। ए जो है वो एम्पियर को डिनोट कर रहा है, और एम्पियर में मैं करंट नापता हूँ, करंट की क्वांटिटी, कितने एम्पियर का करंट आ रहा है। और लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट जो कितना ज़्यादा लुमिनस है, उसमें कितनी लाइट है, उसकी कितनी इंटेंसिटी है, उसको कैंडिला में नापा जाता है, और उसको CD कहा जाता है। ये 7 बेसिक SI क्वांटिटीज़ हैं। फिर इनसे ड्राइव हो सकती हैं दूसरी, ये फंडामेंटल SI क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद ये मल्टीपल्स वगैरह चेक कर लें,
ये रटने वाली चीज़ें थोड़ा सा रट लिएगा इसको, ठीक है। लाइक अभी लेंथ का है ये, तो हम यहाँ से चलते हैं, चलो, या चलो यहीं से चलते हैं, नहीं बल्कि यहाँ से चलते हैं, ठीक है, नहीं यहाँ, चलो यार यहाँ से चलते हैं। ओह सो मैनी कन्फ्यूजन। अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर जो है ना वो 10 हेक्टोमीटर होते हैं, याद रखना है। अब मैं याद रखूँगा 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हैं, रटना है मुझे ये सीधा सीधा, सही हो गया। उसके बाद फिर हेक्टोमीटर आ जाएगा। अब 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होंगे, ये मुझे याद रखना है। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, फिर 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होंगे। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वांटिटी जो है ना वो छोटी होती जा रही है, उस हिसाब से यूनिट्स आते जा रहे हैं। 1 डेकामीटर के अंदर 10 मीटर होंगे, फिर मैं 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होंगे, फिर 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीलीटर। सही हो गया? ठीक है। अच्छा, सेम गोस फॉर है टाइम। टाइम 1 घंटे में तो सिंपल है, हमें पता ही है। 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और फिर 1 घंटे के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं टोटल, तो वो 3600 होंगे। इसको 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, सिंपली ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। उसके बाद 1 मिली सेकेंड्स, मिली जहाँ पर आ जाएगा वहाँ आप समझ लें 10 पावर 3, माइक्रो जहाँ आ जाएगा वहाँ आप समझ लें 10 पावर 6, नैनो जहाँ आ जाएगा आप समझ लें 10 पावर 9। ये थोड़ा सा मिटा हुआ सा है, मैं बता देता हूँ, 10 पावर 9 है ये, सही है। अच्छा, ये मिली, नैनो, माइक्रो ना यही प्रीफिक्सेस होते हैं, ये लगते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है। मिली सेकंड, यानी ये देखो सेकंड के ये पीछे लगा हुआ है। प्री का मतलब होता है पहले की तरफ, पहले। प्री नर्सरी यानी नर्सरी से पहले, प्री केजी से पहले बच्चे को क्या सिखा रहे हो, ठीक है। तो मिली सेकेंड्स मतलब सेकंड, मिली रिप्रेजेंट्स टू 10 पावर 3, तो मुझे पता लग जाएगा कि 10 पावर 3 सेकेंड्स। माइक्रो सेकेंड्स मतलब मुझे पता लग जाएगा माइक्रो स्टैंड्स फॉर 10 पावर 6, 10 पावर 6 होता है ना, तो 10 पावर 6 सेकेंड्स। नैनो सेकेंड मतलब मुझे पता लग जाएगा 10 पावर 9 सेकेंड्स। प्रीफिक्सेस आ गए, दीज लेटर्स वर्ड्स एडेड बिफोर ऐसा यूनिट, वही मैं आपको ये बता चुका हूँ, सब वही बोलेगा अभी। वी एड प्रीफिक्सेस डेट प्रेजेंट पावर ऑफ 10, है ना, पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, नैनो, मिली, माइक्रो, ठीक है। ये सारे देखो आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। नैनो को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स है ये 10 पावर 9। माइक्रो को म्यू से इसको कहते हैं म्यू, ये है म्यू, सही। इसको बोलते हैं माइक्रो भी बोलते हैं इसको, 10 पावर 6 हो गया। मिली 10 पावर 3, सेंटी 10 पावर 2, डेसी 10 पावर 1, ठीक है। ये माइनस में होगा। अब इधर प्लस के अंदर देख लो, डेका 10 पावर 1, हेक्टो 10 पावर 2, हेक्टो, सही, 100 से निकला ये हेक्टो। किलो 10 पावर 3, इसमें 1000 आ जाएंगे। मेगा 10 पावर, ये क्या है, 6, और अगर माइनस में कर दूंगा मेगा को तो ये माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। और 10 पावर 9 गीगा, ये प्लस में, और अगर इसी गीगा को मैं माइनस में कर दूंगा तो ये नैनो बन जाएगा। 10 पावर -9 नैनो, और 10 पावर प्लस मेगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस की क्वांटिटीज़ भी आपने देख ली, इनको अच्छी तरह में जहन में रटना है। ये एक्सप्रेशन है, इसको छोड़ दें, इसको भी सॉल्व करेंगे हम बिला वजह टाइम। बस इसमें ये देख लें, इन्होंने सिंपली ये कहा है कि एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको अगर ये प्रीफिक्सेस कम करने हैं, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन कैसे होगी, तो आपको इसका अगर पता है, ठीक है, 400 आप ऐसे ही उतार लो, आपको इसका पता है। अगर ये 10 पावर 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, ये 0.4 kg आ जाएगा। इन्होंने ऊपर दिया हुआ नहीं है कि 10 पावर 3 देना चाहिए था, खैर। अच्छा, ठीक है, ये बोला मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हमेशा याद रखें, छोटे यूनिट से अगर हम बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, इसमें मुझे नज़र भी नहीं आ रही यहाँ पे कहीं, चलो छोड़ो इसको, अभी आगे चल रहे हैं, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताएगा। हमारे पास हमें जो है ना डिवाइसेस की ज़रूरत है, या बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल मेजरमेंट्स की इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत है मेजरमेंट करने के लिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की लेंथ नापने के लिए कुछ तो चाहिए ना, मास नापने के लिए भी कुछ तो चाहिए, वॉल्यूम। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, पहले ही बता दिया था मैंने आपको। और पहले मेरे पास आ रहा है ये मीटर रूल,
ये इतनी बड़ी स्टिक है मेरे पास, ये 1 मीटर की स्टिक है, इसको ये रूलर या स्केलर हम स्केल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 1 मीटर के अंदर जो है मेरे पास कितने होंगे, 1 मीटर लेंथ इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 1 मीटर को 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया यहाँ तक, यानी कि 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड इस तरह से किया गया, ठीक है। तो ये पूरी जो स्टिक है इसके अंदर जनाब 1 मीटर की स्टिक है, और इसमें 1 मीटर को हमने 100 सेंटीमीटर्स में डिवाइड किया गया है। एंड 1 मीटर रूल, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 डिविजन्स और कॉल्ड मिलीमीटर, और हर 10 सेंटीमीटर को हमने डिवाइड किया गया और छोटे छोटे यूनिट्स में, जिनको हम मिलीमीटर्स कहते हैं। आई समझ में बात। तो 1 मीटर रूल कहा गया है इसको। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड फर्दर इनटू 10 डिविजन्स विच आर कॉल्ड मिलीमीटर। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके सामने सारी चीज़ें, इसको खुद ही अगर आप एक बार पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आगे चलो एक्टिविटी छोड़ो, एक्टिविटी काम की नहीं। हाँ, मेयरिंग सिलेंडर जो है ये आपके सामने मेयरिंग सिलेंडर्स हैं, ठीक है। और ये इसके ज़रिए हम लिक्विड्स की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मेयरिंग सिलेंडर लेबॉर्ट्रीज़ में मोस्टली यूज़ होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सही है, उसको हम यूज़ करते हैं। हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड तो हम नहीं यूज़ करेंगे, लाइक ये अंडर 100 ml के जो है ना, बल्कि मैंने जो लार्जेस्ट देखा है, हमारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री की लैब थी उसमें को 60 मेरे ख्याल से 60 ml का ये सिलेंडर था ये। तो इतने ml तक के लिक्विड्स की परफेक्ट मेजरमेंट्स के लिए ये हम सिलेंड्रिकल ये जो है ना यूज़ करते हैं, इसको मेयरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। ये लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है, लिक्विड के वॉल्यूम को चेक करने के लिए। इसमें इस तरह से यहीं पर लाइंस लगी होती हैं, यहाँ पे स्केल प्रिंट होता है पूरा मिलीलीटर्स के अंदर। इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। यस ग्रेजुएटेड सिलेंडर, क्योंकि इसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई है ना इस सिलेंडर के ऊपर, ठीक है जनाब। इट इज़ मार्क्ड विद प्रिसाइज मेजरमेंट्स इन मिलीलीटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मिलीलीटर्स में इसके ऊपर प्रिसाइज मेजरमेंट वो प्रिंट हुई भी होती है। अच्छा, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, हाँ इससे मुझे कुछ चीज़ याद आ रही है, इम्पॉर्टेंट होल्ड आई लेवल मिनिस्कस यस। अच्छा देखो, अब किसी लिक्विड को आप यहाँ पे एंटर करोगे ना, तो उस लिक्विड का ये जो कर्व पोर्शन होता है ना ऊपर सरफेस का, इसको हम बोलते हैं मिनिस्कस, ठीक है। ये जो सरफेस का जो कर्व पोर्शन है इसको हम कहते हैं मिनिस्कस। इस मिनिस्कस की वजह से बाज़ औक़ात हमें मेजरमेंट्स में डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो पहले तो आप कोई भी लिक्विड डाल के उसको बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पर, रेस्टिंग पोजीशन पर रख लें कि उसका मिनिस्कस जो है ना वो सेट हो जाए, क्योंकि अगर आप इस मिनिस्कस के थ्रू मेजरमेंट करेंगे तो आपको फ़र्क आएगा। आप अगर नीचे से देखोगे तो आपको 19.8 ml नज़र आएगा, ऊपर से देखोगे अगर तो ये आपको 19.6 नज़र आएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर मिनिस्कस भी है और आप मेजरमेंट ले रहे हो तो बिल्कुल आई लेवल पर लो, आई लेवल की मेजरमेंट लो, ना ऊपर से ना नीचे से, जो आपका आई लेवल आ रहा है ना उसमें मेजरमेंट लो, तो वो आपको बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट देगी। ये कह रहा है आपसे सिलेंडर एट द आई लेवल एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट, सही है। और ये सिलेंडर्स की मेजरमेंट है, या आप देखो ये बस ठीक है, इन्होंने 70 तक भी जा रहा है, मैंने 60 ml तक का देखा है, 70 ये हो सकता है 100 ml तक भी जाए ये मेयरिंग सिलेंडर्स। लेकिन ज़्यादा जो बड़े लिक्विड्स होते हैं ना, लाइक 500 ml, 600, 700 ml, 1000 ml, उसके लिए हम जो है वो कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं। अभी अगर इसमें दें ये पाइप, ये रहा यही तो है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये फ्लास्क यूज़ करते हैं, ये हाई उसके लिए जो होता है, आप या इसको आप कह लें कि हाई लेवल ऑफ लिक्विड आपको मेयर करना हो उसके लिए, ठीक है। फ्लास्क इज़ नैरो नेक्ड, हाँ इसकी नेक नैरो है काफ़ी भाई, सुराही जैसी गर्दन, ठीक है ना। और टिपिकल कॉनिकल और स्फेयर यूज इन लेबॉर्ट्री होल्ड रिएजेंट्स, वही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएजेंट्स वगैरह सैम्पल्स वगैरह को होल्ड करने के लिए और उनके वॉल्यूम को मेयर करने के लिए। लेकिन मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ, ये फ्लास्क जो कॉनिकल फ्लास्क हैं यूज़ होते हैं मोस्टली हाई वॉल्यूम, यानी कि मैं सिलेंड्रिकल में भी कर सकता हूँ, और अगर मेरे पास वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, जैसे 52 इन्होंने दिया हुआ है ना, फ्लास्क साइज़ अवेलेबल इनटू 52,000 ml, तो ये ज़्यादा सही रहेगा मैं 1000 ml फ्लास्क में दे दूँ बनिस्बत ये जो ऊपर जो गया है सिलेंडर जो गया है मेयरिंग सिलेंडर के, ठीक है। लेकिन मेयरिंग सिलेंडर से जो है इसकी मेजरमेंट बहुत अच्छी होती है, कैलिब्रेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आई लेवल पे अगर आप लेंगे तो।
समझ में आया? फ्लास्क, ये फ्लास्क होते हैं, ठीक है। पाइपेट्स के बारे में बता दूं, पाइपेट्स के बारे में यहीं से आपको बता देता हूँ। आपको 10 ml ये उठाना है और 10 ml ये लिक्विड उठाना है और उसको उठा के इसके अंदर डालना है। अब आप इसको उठा के अगर पलटोगे इसमें तो 10 से ज़्यादा हो सकता है भाई, 11-12 ml भी जा सकता है, और अगर इसको डालोगे तो हो सकता है कम चला जाए। तो इस क्वांटिटी की वेरिएशन की वजह से सही प्रोडक्ट नहीं बनेगी, बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो एग्जैक्ट 10 ml उठाऊँ मैं यहाँ से और एग्जैक्ट 10 ml यहाँ से उठाऊँ, उस पर्पज़ के लिए, एक्यूरेसी के लिए जो है वो ये पाइपेट्स जो हैं वो ली गई हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं आप, ये पाइपेट को आप इसमें एंटर करो और सक करो तो ये फिल हो जाएगा। अभी इसमें और भी आती हैं, एक बल्ब भी लगा होता है यहाँ पे ऐसे यूँ करके ना, तो आपको सक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस बल्ब को प्रेस करो और इसको जैसे ही छोड़ोगे तो एयर प्रेशर के ज़रिए वो सारा लिक्विड एंटर होना शुरू हो जाएगा इसमें। उसको उठा के यहाँ पे जाके रिलीज़ कर दो तो वो सारा यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। इस तरह से आपकी कैलिब्रेशन बहुत आसान हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। अ पाइपेट इज़ कैलिब्रेटेड नैरो ग्लास और प्लास्टिक ऑफन विद इन लार्ज बल्ब का इन्होंने जिक्र किया हुआ, लेकिन पिक्चर में नहीं दिखाया इन्होंने। यूजिंग टू ट्रांसफ़र मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, ये लिक्विड की ट्रांसफरेंस में काम आता है। 25 ml उठाना है इस बीकर से मुझे, या इस कॉनिकल फ्लास्क से, एग्जैक्ट 25 आप इस पाइपेट के ज़रिए उठा सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो कहीं और। तो ये लिक्विड्स की ट्रांसफरेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है। और बड़ी एक्यूरेसी इसमें आ जाती है, आपकी एक्यूरेसी जो है वो ओके टेक हो जाती है। अच्छा, द मेन पर्पज़ ऑफ पाइपेट ब्लब्स टू डिक्रीज, छोड़ दो बेकार चीज़। अच्छा, ये समरी है, समरी देख लेना, समरी में कुछ चीज़ रह तो नहीं रही हमसे, नहीं रह रही, बस ठीक है। पाइपेट तक हो गया सफ़र हमारा पूरा। एक्सरसाइज करते हैं। द क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, क्या ऑप्शन दिया है। अच्छा ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, डैट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ द फंडामेंटल यूनिट, इन चारों में से मुझे बताइए फंडामेंटल यूनिट क्या है। याद रखिए, फंडामेंटल यूनिट जो है ना वो बिल्कुल बेसिक यूनिट होता है और उस यूनिट से मिल के फिर ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। तो न्यूटन नहीं है, वॉट नहीं है, जूल नहीं है, सेकंड इज़ द फंडामेंटल यूनिट। आई समझ में बात? सेकंड के नीचे कोई भी नहीं है भाई, सेकंड से मिलके फिर मिनट्स आवर्स बनेंगे। एंड यू नो द स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर क्वांटिटी देन व्हाट स्टैंडर्ड इज़ सेट फॉर क्वांटिटी देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड, ठीक है। क्या स्टैंडर्ड सेट किया गया है? व्हाट नहीं, ये वैन है, सॉरी मैं फ़्लो में थोड़ा स्पीड में निकल रहा हूँ बहुत। वैन अ स्टैंडर्ड सेट फॉर अ क्वांटिटी देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, ठीक है। ये अभी पीछे हम पढ़ के आए यहाँ पे, ओके। अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड यूनिट, सही है। तो यूनिट होता है, अगर किसी भी क्वांटिटी का आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो उसको हम यूनिट कहते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर इन अरेंजिंग साइज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए ये पूछ रहे हैं कि क्या करेक्ट ऑर्डर है। इन इंक्रीजिंग इन साइज़ यानी छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में बताएं, करेक्ट करें इसको। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर नहीं, किलोमीटर तो सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद सेंटीमीटर है, तो ये तो गलत हो गया। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। अब आप देखो इसके अंदर कौन सा यूनिट सबसे छोटा है, उसके बाद फिर उससे बड़ा यूनिट, उसके बाद फिर उससे बड़ा यूनिट। तो जनाब मिलीमीटर सबसे छोटा है, उसके बाद फिर सेंटीमीटर है और उसके बाद फिर मीटर है। और यही सीक्वेंस जो है वो हमें स्केल के अंदर मिलता है कि 1 मीटर है स्केल का पूरा, फिर उसको डिवाइड किया गया है 100 सेंटीमीटर्स में, और पर 10 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है मिलीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो मिलीमीटर सबसे छोटा, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। आगे चलते हैं। अ मास ऑफ 4 kg इज़ इक्वल टू, यार इतने सिंपल क्वेश्चन दे दो तो हम धमाल मचा दें। अच्छा 4 kg जो है उसका मास कितना है, ठीक है। तो पहले तो देखो कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, सही है। और फिर उस 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4000 ग्राम हो जाएगा। स्वीट, सिंपल, क्रिस्प, ठीक है। आगे चल रहे हैं। 0.05 किलोमीटर इज़ इक्वल टू, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, सही है। उसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर है आप देख लीजिएगा इसमें से। 0.505 मेरे ख्याल से 50 बनेगा, 50 कुछ बनेगा,
चेक कर लिएगा आप लोग इसको, ठीक है। 1000 से इसको मल्टीप्लाई करके जो भी होगा वो इसमें से आंसर आ जाएगा, रफ वर्क पे करके देख लिया करो, ठीक है। अच्छा 10 पावर 3 जो है सेकेंड इज़ कॉल्ड, 10 पावर 3 को हम क्या कहते हैं? माइक्रो, नैनो, मिली, मैक्रो। तो देखो माइक्रो तो 10 पावर 6 होता है, नैनो जो है वो 10 पावर 9 होता है, मैक्रो कुछ भी नहीं होता, तो इट्स मिली। ऑलराइट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट इन एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट को हम में जो मेजर करता हूँ उसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पेयर, केल्विन, सेकंड, कोलम। तो इट्स एम्पेयर। इलेक्ट्रिसिटी को मैं एम्पेयर में नापता हूँ, कोलम जो है वो चार्ज में नापा जाता है, मतलब चार्ज जो होता है ना उसको कोलम में नापते हैं, CHARGE, चार्ज का यूनिट है कोलम, ठीक है। क्यूबिक मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ, क्यूबिक मीटर किसका यूनिट होगा? लेंथ का, मास का। अच्छा ये थोड़ा सा, क्यूबिक मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ, लेंथ का तो मीटर होता है, ऑलराइट। आई थिंक इट्स वॉल्यूम और एरिया, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, तो ये मुझे आप लोग मैसेज कर दिएगा, ठीक है। वॉल्यूम या एरिया, लेंथ नहीं हो, लेंथ और मास तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी क्यूबिक मीटर हो सकता है, ठीक है। इसको देख लेगा, इसको देख लेगा, आप लोग भी देख लेगा, मैं भी देख लूँगा। ओके, अ मेयरिंग सिलेंडर इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर मेयरिंग। मेयरिंग सिलेंडर जो है, ये जो मेयरिंग सिलेंडर था अभी हमने देखा था ना, ये लंबा सा मेयरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर ऐसे यूँ मिलीमीटर्स की वो आ रही थी क्वांटिटी। तो मेयरिंग सिलेंडर के अंदर हम क्या देखते हैं? मास नापते हैं, मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, टेम्परेचर वेट करते हैं, या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज़ द राइट आंसर। हम वॉल्यूम देख रहे होते हैं ना लिक्विड का, कितना वॉल्यूम है भाई इसका, सही है, ठीक है। क्यूबिक मीटर यार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है C है, बट अगेन आप लोग कंफर्म कर लेना इसको, ठीक है, और मुझे भी बता देना काइंडली। अच्छा और उसके बाद बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ बस ख़त्म हो गया, ठीक है, सही है। सोर्सेज ऑफ हीट, सोर्सेज ऑफ हीट चैप्टर नंबर 9 एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट एनर्जी। हीट की क्या क्या सोर्सेज हैं और हीट के पड़ने से चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। हीट की जो ट्रांसफ़र होती है ना वो दो मेथड्स के थ्रू होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन देखो, सन से जो हीट एनर्जी आ रही है ना वो कहाँ से आ रही है? रेडिएशन की फॉर्म में। ये जो हीट आ रही है ना सन से, ये हमारी रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। अब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास 6 में, आई थिंक पूरा इसके ऊपर वो था, तो हम इसकी डिटेल में तो नहीं जा रहे। हीट ट्रांसफ़र होती है, ये तो आपको पता है ना, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये गर्म बॉडी जो है हॉट बॉडी, इससे कोल्ड बॉडी जो है ठंडी बॉडी, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी। जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा दोनों में, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो और ट्रांसफ़र होने के 3 तरीके बता दिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब ये आपसे कह रहा है कि सोर्सेज क्या हैं हीट की, और हीट अगर किसी सब्सटेंस पे पड़ रही है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, हम यही पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर। सोर्सेज आपको बता रहा है, सन तो प्राइमरी सोर्स है भाई, उसके बाद फिर हम लकड़ी, कोयला वगैरह जलाते हैं और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जलाते हैं, उससे भी हीट एनर्जी निकलती है। इवन जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनसे भी हीट एनर्जी निकल रही होती है। एक मिनट, मेरा लैपटॉप जो है वो चार्जिंग पे नहीं है क्या? जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अरे इधर आ जाओ भाई। ओके, लेट मी चार्ज इट। यस, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को? हाँ, इसमें थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन का जो है ना कॉन्सेप्ट आएगा। थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ हीट, सोर्सेज ऑफ हीट। अच्छा, फ़्लो मैंने आपको बता दिया है, ये इस तरह से फ़्लो इसका जाता रहेगा। सोर्सेज ऑफ हीट में क्या बोल रहा है, कोई नई बात बता रहा है क्या? ये मॉलिक्यूल्स आइन, हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फाउंड ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? जो मॉलिक्यूल्स हैं या आइंस हैं या एटम्स हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करते हैं लाइक दिस, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, सही है, और फिर इस वाइब्रेशन के ज़रिए जो है इनको एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं हीट की फॉर्म में। तो ये जो इनका रैंडम मोशन होता है ना इधर उधर इनकी वाइब्रेशन का, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो,
ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द हीट एनर्जी इज़ ए कैपेसिटी ऑफ एक्शन और परफॉर्मिंग, ये सब हमने पढ़ लिया है। हीट एनर्जी के अंदर एबिलिटी होती है। यस, सन इज़ द नेचुरल सोर्स, हीट एनर्जी का नेचुरल सोर्स सन है ऑफ हीट एनर्जी। वाइल आर्टिफिशियल सोर्सेज के अंदर हमारे पास वुड, वही मैं आपसे कह रहा था, लकड़ी जलाओ हीट पैदा होगी, ये आर्टिफिशियल सोर्स है, याद रखना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कोल आर्टिफिशियल है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हमें हीट मिल जाती है, ऑयल गैस ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं। नेचुरल तो हमारा प्यारा सन, ठीक है। हीट एनर्जीज ब्रिंग आउट द केमिकल चेंजेस में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर भी हीट एनर्जी या तो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाएगी या सिस्टम से बाहर चली जाएगी, यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अभी एक दो चैप्टर पीछे पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, जो मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब मैं हीट करूँगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज़ होगी। ऑल्सो अ बॉडी कैन कैच फायर, हाँ जाइए सही बात है, बॉडी कैच फायर करेगी तो उससे भी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द एयर, किसी भी सब्सटेंस को जला दो उससे भी हीट एनर्जी रिलीज़ होगी, सिस्टम में जाएगी, तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल्स आएंगी। सही। हीट एंड लाइट एनर्जी इज़ कॉल्ड, हाँ, हीट एंड लाइट एनर्जी इज़ कॉल्ड कंबस्शन, यानी कि हीट का और लाइट एनर्जी का रिलीज़ होना, ऐसे रिएक्शंस को हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। ये सब रिएक्शंस में हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक जनरल रूल आप समझ लें कि जैसे ही हीट किसी फिज़िकल क्वांटिटी के ऊपर पड़ती है, सही है, तो या तो वो एक्सपेंड होता है और जैसे ही उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी सॉलिड्स के ऊपर या लिक्विड्स के ऊपर या गैसेस को अगर मैं हीट करूं तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो इंतशार पैदा होगा, ठीक है। उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ना वो आप कह लें कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी, वो उस एनर्जी को लेके जो है ना एक्सपेंड हो रहे होंगे, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल की एक्सपेंशन हो जाएगी, ये थर्मल एक्सपेंशन है। और जैसे ही मैं उसका टेम्परेचर डाउन करूँगा तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिमट जाएंगे दोबारा एक दूसरे में, उनमें एनर्जी कम हो जाएगी, ढीले पड़ जाएंगे, सही है, और दोबारा से डाउन हो जाएंगे, तो वो इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो अभी हीट दी तो एक्सपेंशन हो गई, और हीट कम की, टेम्परेचर कोल्ड कर दिया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गई। ये इसका पूरा का पूरा मैं आपको एक्सट्रैक्ट बता दूँ, यही होगा इसमें, और कुछ भी नहीं होगा। ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एक्सपेंड्स अपॉन हीटिंग, वही जो मैंने आपको बताया, सॉलिड भी एक्सपेंड करेगा, लिक्विड भी, गैस भी, और कूलिंग के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बस सिंपल इज़ दैट। तो वो जो एक्सपेंड कर रहा है उसको थर्मल एक्सपेंशन कह रहे हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको थर्मल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ऑब्वियसली थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, अब आपको ये थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में बता रहे हैं कि सॉलिड्स के अंदर जो है वो पार्टिकल्स जो होते हैं ना सॉलिड्स में असल में बहुत करीब करीब होते हैं, क्लोज, सही है। लिक्विड में फिर थोड़ी सी स्पेस होती है, गैस में और ज़्यादा स्पेस होती है, सही है। तो ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जब मैं इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, वही कह रहा है, ईच अदर व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बिकम फास्ट एंड दे बिगन टू पुश ईच अदर फर्दर अपार्ट। अब जब इनको मैंने हीट एनर्जी देना शुरू की ना, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे इस एनर्जी के मिलते ही। इस धक्कम पेली में क्या होगा भैया, वॉल्यूम बढ़ेगा उस जगह का, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम थर्मल एक्सपेंशन, सही हो गया। सिमिलरली जब इनको कूल किया जाएगा तो ये फिर ये दोबारा अपनी पोजीशन पे ऊपर आ जाएंगे, बोलेंगे अरे भाई गलती हो गई, आ जाओ मेरे साथ ही आ जाओ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे दोबारा, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सुकड़ गया, ठीक है। ये चलता रहता है ऐसे ही। अब यहाँ पे इनको उन्होंने इलेक्ट्रिकल वायर्स का इन्होंने ये दिया हुआ है कि इनको हम थोड़ा सा लूज़ क्यों बांधते हैं, इसलिए मानते हैं कि जब इनको हीट मिलती है तो इनके पार्टिकल्स जो हैं वो उनका वॉल्यूम वो एक दूसरे को जो है वो पुश करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो उसके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, तो ये थोड़े से स्ट्रेट हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा लूज़ मानते हैं। ये इन्होंने दी हुई इलेक्ट्रिक वायर्स आर नॉट हंग टाइटली, देखा इनको टाइटली हंग नहीं करते, एंड लेफ्ट स्लैक, थोड़ा सा उसमें स्लैक देते हैं, ताकि यही वजह है कि जब उसको इसकी एक्सपेंशन होगी तो उसको स्पेस की ज़रूरत है, और वो स्पेस हमने उसको प्रोवाइड की हुई है। अगर मैं टाइटली बांध देता तो ये शायद टूट जाता, उखड़ जाता। आगे 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 आगे, ऑलराइट। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड्स की थर्मल एक्सपेंशन देख लो। इसकी सबसे क्लासिकल एग्जांपल है मरकरी, ठीक है, यानी थर्मामीटर में मरकरी। हम अभी पीछे देख कर आए थे कि
ये इस तरह से बैरोमीटर होता है, याद अगर आपको आ रहा हो। इसके अंदर ये है मरकरी है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से मैं अब जैसी इसको हीट मिलेगी ये मरकरी मूव करेगा एक्सपेंड होगा, जब भी तो मूव करेगा ना। और घर में भी जो हमारे थर्मामीटर्स होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर्स जिन्हें हम कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर्स, वो हमारे घरों में होते हैं। तो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए, ठीक है, हम जब किसी को भी घर में टेम्परेचर हो रहा होता है, हम जब उसको इस थर्मामीटर में देते हैं, तो ये थर्मामीटर जो है उसकी बॉडी से जैसे टच होता है किसी भी पार्ट से, मोस्टली हम अंडर द माउथ रखते हैं और छोटे बच्चों के आर्म पिट्स में रख देते हैं, बिकॉज उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो कैच करना शुरू करता है टेम्परेचर बॉडी का। मरकरी हुआ लिक्विड, वैसे तो वो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। मरकरी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करने लगता है, उसके एटम्स के अंदर जो है वो मूवमेंट आना शुरू होती है, और वो जहाँ तक उसको हीट मिलती है वहाँ तक वो मूव कर जाता है। और वही हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। हम कहते हैं आपको 105 बुखार है, ठीक है, तो वसीयत वगैरह कर दें आप, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होने वाली है इज़राइल अलैहिस्सलाम से। तौबा तौबा यार, क्या कह गया मैं, सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से जो है वो हम मेजर करते हैं। ये है थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड की मरकरी के थ्रू, ये इसकी और कूलिंग के ऊपर ये मरकरी दोबारा जो है सेट बैक टू द नॉर्मल, सही है। हाँ, ओके। और क्या है इसके अंदर, बस यही चीज़ें, एक्टिविटी वगैरह हो गई, इसकी एक्टिविटी हो गई। और क्या कह रहे हैं, वही बात घुमा के, ऑल 3 मेथड्स एक्सपेंड अपॉन हीटिंग एंड, ठीक है यार, आगे चलो, आगे। और क्या कह रहा है, एक मिनट, एक्सपेंशन गैस में भी एक्सपेंशन होगी, सब में होगी, ये क्या है, ओके। द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, पिक्यूलियर कहते हैं किसी भी, यानी कि ऑड बिहेवियर को। पिक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, ऑड, डिफरेंट, बदला हुआ सा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल से हटकर। तो पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी वाटर जो है थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के मामले में, ठीक है। इसमें आपको जैसे बताएंगे कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं तो वाटर जो है थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है अदर लिक्विड्स के। ये हमारे पास वाटर की क्लासिकल एग्जांपल है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। जब मैं वाटर को कूल करूँगा 4 डिग्री से 0 डिग्री के ऊपर लेके आऊँगा तो ये बर्फ़ बनेगा, ऑब्वियसली सॉलिडिफाई होगा, आइस बनेगा। लेकिन आइस बनने के बाद इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। हम तो ऊपर ये पढ़ के आ रहे हैं कि जैसे ही जो है कूल डाउन होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और जैसे ही इसको अगर मैं हीट दूंगा थोड़ा सा, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन वाटर में उलट हो रहा है, वाटर में जैसे ही आइस बन रहा है तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये वाटर की पिक्यूलर नेचर है। दैट्स हाउ अल्लाह ताला मेड दिस, ऑलराइट। और डेंसिटी जो है इसकी ऑब्वियसली जो डिक्रीज़ होगी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं उसको अभी डिफ़ाइन नहीं करूँगा यहाँ पे, फिर चीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब आप इतना समझ लें कि जिन चीज़ों की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है वो सी लेवल के ऊपर जो है ना फ्लोट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर किसी एक चीज़ का मास छोटे से वॉल्यूम पर आ जाए पूरा, तो वो चीज़ डूब जाएगी, संक हो जाएगी। लेकिन इसी मास को अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ और उसका मास फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, थोड़ा मास इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा समंदर की सतह पे। यही वजह है कि अगर मैं पानी के अंदर एक सुई फेंकूँ ना, एक सुई, जिससे हम, ये सुई धागा जो होता है जिससे हम कपड़े सीते हैं, वो डूब जाएगी नीचे। लेकिन इतना बड़ा जहाज़ जो है ना समंदर पे, वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि सुई जो है उसका जो मास है ना वो कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट के ऊपर, उसका वॉल्यूम बहुत कम है और उसका सारा मास उसी एक जगह पे आ रहा है। लेकिन ये इतनी बड़ी जो शिप है ना, इसके मास को हमने डिवाइड कर दिया इतना बड़ा वॉल्यूम देके, सही है। तो एक जगह पर उसका वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वो संक नहीं हो रहा, वो फ्लोट कर रहा है। ये होती है डेंसिटी की वजह से, सही है। सुई की डेंसिटी ज़्यादा है, इसको हम उर्दू में कसाफत भी कहते हैं, ये ज़्यादा है। शिप की डेंसिटी जो है वो कम होगी। तो जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। एज अ रिज़ल्ट आइस फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ अ लिक्विड वाटर, क्योंकि आइस की जो है वो डेंसिटी डाउन है तो वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट करता रहता है, सही है। बस यही चीज़ें इसके अंदर। एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, इसमें हाँ रिवेटिंग बहुत पहले पढ़ा था। रिवेटिंग क्या होता है मैं आपको जनरली बताऊँ। रिवेटिंग जो है ये स्टील बोल्ट है, बिल्कुल ये एक स्टील बोल्ट है
और ये बीच में हम इसको ना प्लेस करते हैं किसी दो हार्ड मटेरियल्स के दरमियान। ये एक हार्ड मटेरियल है, एक दूसरा हार्ड मटेरियल है। इसको ना पहले खूब गर्म किया जाता है इसमें। चलो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। यूज़ परमानेंट एज अ परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर। हाँ, फास्टनर है, यानी ये चीज़ों को टाइट करता है, फास्ट करता है थोड़ा सा, ठीक है। अ रिवेट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ सिलेंडर शाफ्ट एंड द हेड ऑन द वन एंड। ये इसका, ठीक है, हेड एक तरफ है और नीचे शाफ्ट है इसकी। द एंड इज अपोजिट ऑफ द हेड इज कॉल्ड टेल। सही है, ठीक है, ठीक है। बिफोर इंस्टॉलेशन रिवेट इज़ हीटेड ओवर अ वेरी स्ट्रॉन्ग। देखा, इस रिवेट को पहले हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो अब क्या होता है, अभी इसको हीट किया हुआ है ना, तो ये आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। जिस चीज़ के भी दरमियान आपको इसको पुट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि अभी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, एनर्जी है उनके अंदर बहुत ज़्यादा। उसके बाद जब ये इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड होल्ड द टू मेटल प्लेट्स टाइटली टुगेदर। फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अपनी दोबारा वापस अपनी शक्ल के अंदर आएगा, तो ये दोनों जो मेटल प्लेट्स हैं ना, ये इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये होता है, ये हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनको ज्वाइन करने के लिए काम आता है रिवेट, टाइट करने के लिए, उनको फास्ट करने के लिए। दो मेटल प्लेट्स, खुद मेरे ख्याल से ये सिल्वर का ही किसका है, स्टील का है, सॉरी स्टील बोल्ट है। ओके, आगे फिक्सिंग अ मेटल टायर ऑन अ व्हील। सिंपल है, देखो भाई, ये अभी जो है ना मेटल टायर, ये जो मेटल टायर है ना, व्हील में नहीं आएगा अभी। ये मेटल टायर छोटा है, व्हील थोड़ा बड़ा है। मैं इसको खूब गर्म करूँगा, खूब गर्म करूँगा, हीट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये इसके ऊपर आराम से आ जाएगा और फिर जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इससे फिक्स हो जाएगा फ़ौरन। तो इस तरह से हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की फिक्सिंग के अंदर। सही है। Tire is heated, it expands and wheel can fit in it loosely. However, upon cooling the tire contracts and fits on the wheel tightly. ये इंग्लिश में बोल रहा है, यही बात मैंने आपको उर्दू में बता दी। सही है। फिक्सिंग एन एक्सिल, एक्सिल का भी यही काम है भाई। अच्छा, एक्सिल को ना पहले ठंडा किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसको यहाँ पर व्हील में ऐसे इंसर्ट किया जाता है। फिर जैसे इसको थोड़ी सी हीट मिलती है, एक्सपेंड होता है और एक्सपेंड होते ही ये फिक्स हो जाता है इसके ऊपर। सही है। तो इसमें देयरफॉर इन ऑर्डर टू देखा, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ प्लेस्ड इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। ये पॉइंट है कि लिक्विड नाइट्रोजन जो है ना, उससे हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन हुआ होता है। एक्सिल कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और श्रिंक्स अंटिल इट कैन बी फिटेड इनटू द हब। ये व्हील का जो हब है इसमें फिट हो जाए। देन एट द रूम टेम्परेचर इट एक्सपेंड्स एंड फिट्स इनटू द व्हील। रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और ये व्हील के अंदर फिक्स हो जाएगा। सही हो गया जनाब। एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स। ओके, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स मैं आपको बताऊं, मुझे पिक्चर मिल गई, ठीक है, पिक्चर मिल गई। देखो भैया, बायोमेटालिक स्ट्रिप्स क्या होते हैं, ये ऊपर एक मेटल आ रहा है और एक नीचे एक मेटल आ रहा है। जो ऊपर वाला मेटल है ना, ठीक है, वो जल्दी एक्सपेंड हो जाएगा हीट से। नीचे वाला मेटल जो है वो हीट से कम जल्दी एक्सपेंड नहीं होता। इसी के ऊपर पूरा खेल है। इसमें पहले मुझे ये मेटल्स पता लग जाएं कौन कौन से हैं। मेरे ख्याल से ये आ गया, स्टील एंड ब्रास, ठीक है। एक स्ट्रिप के ऊपर स्टील होता है, दूसरे के और एक मेटल स्ट्रिप होता है, दूसरा जो है वो ब्रास होता है। वन मेटल स्ट्रिप ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप एक्सपेंड्स मच मोर देन अदर वन। एक जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, नीचे वाला थोड़ा कम एक्सपेंड होगा। व्हेन हीटेड द स्ट्रिप कर्व्स बिकॉज ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन स्टील। अब ये जो जैसे इनको हीट मिली ना, ये कर्व आना शुरू हो गया। इस कर्व या इस मूवमेंट को ही तो हमें यूज़ करना है। ब्रास जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है एज़ कम्पेयर टू स्टील, यानी ऊपर वाला मटेरियल जो है वो ब्रास का है, नीचे वाला स्टील का है। जैसी हीट मिली, ब्रास एक्सपेंड हुआ, इसने साथ में अपने स्टील को भी एक्सपेंड कर दिया। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दिस कॉजेज द स्ट्रिप टू बैंड टूवर्ड्स द स्टील साइड। ये स्टील की तरफ बैंड करेगा। द बायोमेटालिक स्ट्रिप कैन कॉज अ स्विच टू क्लोज और ओपन अ सर्किट। इसी मूवमेंट की वजह से हम एक स्विच बन जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग का किसी भी सर्किट के। अभी आपको इसके एप्लीकेशन से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्ट्रिप्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मोस्टैट्स। ये थर्मोस्टैट्स में यूज़ होती है, हमारे फ्रिजेस वगैरह के अंदर लगा होता है ना कि भाई 5 के ऊपर फ्रिज को चलाओ, 6 के ऊपर चलाओ। थर्मोस्टैट्स कीप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इन अप्लायंस। इलेक्ट्रिक आयरन्स में यूज़ हो रहा है, जो हम प्रेस करते हैं, इस्तरी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, इस्तरी या प्रेस वगैरह जो होता है। हीटर्स में यूज़ हो रहा है, ओवन में, फायर अलार्म्स में, एयर कंडीशनर्स में, कार थर्मोस्टैट्स में और इवन रेफ्रिजरेटर्स, इन सब के अंदर जो है वो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज़ हो रही है। ठीक है, इसको अभी और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट द टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स मोर। आयरन इलेक्ट्रिक के अंदर भी थर्मोस्टैट यूज़ हो रहा है, सिर्फ एग्जांपल्स याद रख लो बस, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ देंगे नहीं है।
और ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल है और यहीं के ऊपर ये रही बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। फायर अलार्म के अंदर भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ हो रही है, वही ब्रास। अच्छा, फायर अलार्म के अंदर ब्रास और आयरन स्ट्रिप यूज़ हो रही है। और इसमें कहाँ, इसमें बताया नहीं कौन सी स्ट्रिप यूज़ हो रही है, नहीं बताया, बस इसमें बताया कि मेटालिक स्ट्रिप यूज़ हो रही है। फायर अलार्म के अंदर ब्रास के साथ आयरन यूज़ हो रहा है, वैसे नॉर्मली जो है वो ब्रास के साथ स्टील होती है। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ रोड्स एंड फुटपाथ्स, बिल्कुल फुटपाथ्स और क्रैक्स, रोड्स के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ना, इसका जो मटेरियल है, स्पेशली जो कंक्रीट रोड्स होती हैं, हाँ ये कंक्रीट रोड्स जो होती हैं, ये जब धूप पड़ेगी सुबह तो ये एक्सपेंड होगा और रात को फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्रैक बढ़ता जाएगा बीच में। तो इसके लिए भी ये क्रैक जॉइंट कंट्रोल एक टेक्निक यूज़ करते हैं। ये स्लेब्स के अंदर कुछ ना कुछ फिलिंग करते हैं, ये स्लेब्स जो हैं इनके अंदर, हाँ ये देखो ना, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट फिल्ड विद सॉ, ये इसको कुछ थोड़ा सा फिल कर रहे हैं, बस इसको इतना ही याद रखें। जॉइंट कंट्रोल जो है ना वो नेचुरल क्रैकिंग को वो करता है, मेंटेन करता है। स्टील रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। अनदर टेक्निक इज़ टू प्रोवाइड स्टील रीइंफोर्समेंट इन द स्लैब एंड स्ट्रक्चर विच होल्ड्स रैंडम क्रैक्स टाइटली। स्टील जो है ना उसको आप फिल कर दो ताकि रैंडम क्रैक्स को टाइटली जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, इंटरलॉक कर दो उस क्रैक को। फिर रेलवे ट्रैक्स के दरमियान ये बोल रहा है कि भाई रेलवे ट्रैक्स के दरमियान आपको ये छोटा सा गैप जो ही क्यों दिया हुआ होता है, वही थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला फिनोमेना। ये ट्रैक में छोटा सा गैप यूँ दिया हुआ है कि दिन भर इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो इसके मेटल्स जो हैं वो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ने के लिए उनको जगह चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर मैं गैप नहीं दूंगा ना तो ये क्या होगा, गैप नहीं दूंगा तो क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कर्व आना शुरू हो जाएगा, सही है। और कर्व होगा तो फिर इतनी स्पीड से रेल गाड़ी आ रही है ना, तो वो रेल गाड़ी छुका छुक डाउन हो जाएगी एकदम, सही है। इतनी स्पीड से उसका मोमेंटम हल्का सा उसको चेंज बल्ज मिलेगा ना इसके ऊपर, चलो भैया हो गया काम, ठीक है। तो इसको इसीलिए थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि एक्सपेंड हो जाए तो फिर इसको गैप मिले, ये सीधा ही रहे, स्ट्रेट ही रहे, और फिर भले रात को ही कॉन्ट्रैक्ट होकर दोबारा अपनी जगह पे आ जाए। दैट इज़ द railway engineers leave gaps between sections of railway track which gives the section room to expand and give train their characteristics clicky clack noise। वो जो आवाज़ आती ना हमें चलते हुए, जब ट्रेन जो चल रही होती है वो क्लिकली सी आवाज़ आ रही होती है, उसी वजह से इन गैप्स की वजह से आ रही होती है। आया समझ में? एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस, सेम ये ब्रिजेस हैं, इनके दरमियान भी इन्होंने जो है वो दी हुई है, गैप दिया हुआ है सारा, ठीक है। इसी वजह से कि ये एक्सपेंड होंगे तो फिर इनको स्पेस मिले, वरना तो इनकी फिजिकलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। ओवन मिट्स आर यूज टू अवॉइड एक्सट्रीम हीट ऑफ द ओवन्स एंड पैन्स वाइल कुकिंग। हाँ ठीक है, ओवन मिट्स कहते हैं ये जो दस्ताने होते हैं ना, यानी आपने ओवन के अंदर कोई चीज़ रखी है, अब उसको ओपन करोगे तो वो जो खाना बना हुआ है गरम गरम तो आप नहीं निकाल सकते, तो ओवन मिट्स की ज़रूरत होती है, यानी ये जो हाथ में दस्ताने पहन लेते हैं। तो ये एक्सट्रीम हीट और ये कुकिंग पैन्स जो होते हैं उसमें साइड में जो है वो हैंडल लगा हुआ होता है, वो ऐसा मटेरियल होता है जो कि हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो जब भी हम उसको पकड़ के जो है ना हैंडल को आराम से कुक कर लेते हैं, बस यही है। और क्या है, यूजेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड, लीव इट। इसमें अगर कोई आता है सवाल आता है तो फिर हम देख लेंगे। थर्मोमीटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्मोमीटर्स के अंदर जो इसमें क्या है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो मरकरी के थ्रू हो रही है। मोस्टली अल्कोहल थर्मोमीटर्स भी होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, और ये इन्होंने दिया हुआ भी है। यानी जो हमारे घर में क्लिनिकल थर्मोमीटर है ना, मोस्टली वो मरकरी थर्मोमीटर होता है, यानी उसमें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाला जो मटेरियल है वो मरकरी है, ठीक है। मरकरी का फॉर्म सिंबल है Hg, हाइड्रेजियम, सही है। और कुछ अल्कोहल थर्मामीटर्स की भी होते हैं, और इसके अंदर जो मुझे याद पड़ रहा है जहाँ तक जो इसमें लिक्विड यूज़ हो रहा है वो मीथानॉल था या ईथानॉल था, आई बिलीव कि ईथानॉल था, शायद ईथानॉल था, ईथानॉल, हाँ मुझे कुछ तो ये याद आ रहा है। ईथानॉल डालते हैं इसके अंदर, अल्कोहल की एक फॉर्म है ईथानॉल, ठीक है। अगर देखो आगे आया तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है जनाब। तो ये इस तरह से अल्कोहल यूज़ हो रहा है इसमें,
थर्मोमीटर में, और मरकरी थर्मोमीटर में मरकरी यूज़ हो रहा है। और जनाब व्हेन यू फीवर यू हैव सिक, ठीक है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री है नॉर्मल, बस ये याद रखिएगा। और ये तो फ़ारेनहाइट के अंदर है, सेल्सियस में कितना होगा, सेल्सियस में कुछ 37 पॉइंट समथिंग होगा। अच्छा, द लिक्विड मरकरी इज़ अ बल्ब, वही सारी बातें वही मैंने आपको जो बताई हैं। हीट करोगे तो ये एक्सपेंड होगा, राइज अप होगा, नैरो कैपिलरी, ये नैरो कैपिलरी जो है ट्यूब, इसके अंदर ये राइज होगा, और जितना भी इस जहाँ जाएगा वो हमारी रीडिंग होती है। अच्छा, इसकी जो रीडिंग है 94 से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक है क्लिनिकल ये जो है थर्मामीटर जो है, तो ये 94 से शुरू हो रहा है, और ये 94 से शुरू हो रहा है, और ये 108 के ऊपर जा रहा है। इसके दरमियान जो है इसकी एक्सपेंशन है, यानी कि 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक। अल्कोहल थर्मामीटर्स स्टेन्ड रेड इथानॉल, देखा इथानॉल है ना, इथानॉल है, मुझे लग रहा था कुछ। इन अल्कोहल थर्मामीटर्स स्टेन्ड रेड इथानॉल इज़ यूज्ड। स्टेन्ड रेड इथानॉल मतलब कि भाई ये अगर इसको मैं रेड नहीं करूँगा ना तो मुझे पता ही नहीं लगेगा मूवमेंट, वो इतना क्रिस्टल होता है ये कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ तक मूव कर रहा है। तो इस रेड की वजह से मुझे पता लग रहा है कि ये इथानॉल कितना मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेन्ड रेड इथानॉल, यानी रेड कलर को स्टेन कर दिया गया है इथानॉल को रेड कलर से। और टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन स्केल एज अल्कोहल राइजेस थ्रू दी कैपिलरीज, ठीक है, वही वाली बात हो गई है। समरी सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी क्या है, सन है, नेचुरल है ये, ठीक है। बाकी अर्थ जो है, अर्थ तो हीट लेती है सन से, तो अर्थ नेचुरल सोर्स तो नहीं होगी, नेचुरल सोर्स सिर्फ सन है, सन हमें दे रहा है। यानी कि अगर इसमें सन को हटा दूँ ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा दुनिया में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारी दुनिया की भी। हाँ ओके, उसके बाद फिर वुड, कोल, मीथेन, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, वाटर, ऑयल, इन सब से जो है काम नहीं कर रहा क्या, ओ माय गॉड, सॉरी लाइट थोड़ी सी चली गई है और बैटरी भी जाने वाली है, तो मैं थोड़ा सा क्विक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये सारी नेचुरल सोर्सेज हैं हीट एनर्जी की। और उसके बाद वाटर का बिहेवियर 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, पिक्यूलियर बिहेवियर शो कराता है। आंसर थोड़े से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक द यूज़ ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इन चारों में से किस में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना नहीं है। तो थर्मोमीटर में भी है, इलेक्ट्रिक आयरन में बायोमेटेलिक वो यूज़ होती है उसमें भी है, रेलवे ट्रैक्स के अंदर भी होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर जो है वो थर्मल और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना नहीं होता। विच लिक्विड इज़ यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर में तो मरकरी यूज़ होता है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्सपेंड्स द मोस्ट फॉर द सेम राइज इन द टेम्परेचर, इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्सपेंड्स द मोस्ट फॉर द सेम राइज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज हो जाए अगर, तो इन चारों में से जो है वो कौन सा वो जो है वो एक्सपेंड करेगा। तो आपके सामने जो है ना, इन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको बता रहा है कि मैं टेम्परेचर दूं तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होगी, एयर में होगी, वाटर में होगी, कॉपर में होगी या ग्लास में होगी। अब ना इसमें सवाल समझ गए आप लोग, ठीक है। लाइक अगर 100 जूल की जो है वो हीट दी जा रही है इन चारों को, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में देखने में आएगी। देखो मैंने अभी आपको समझाया था, ये सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं और ये लिक्विड के पार्टिकल होते हैं और ये गैस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो है वो गैस में होती है अपॉन हीटिंग, सही। उनको जैसे हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन हमें गैस में, उसकी पार्टिकल्स की नेचर कुछ ऐसी है, को करीब नहीं हो, वैसे ही दूर है, उनको जैसी हीट मिलती है और दूर हो जाते हैं तो एक्सपेंशन ज़्यादा होती है। तो इन चारों में जो है वो एयर जो है वो गैसुअस फॉर्म में होगी, बाकी वाटर, ग्लास और कॉपर तो सॉलिड फॉर्म के अंदर है, सही है। तो सेम टेम्परेचर पे एयर में ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज़ यूज्ड इन, बायोमेटेलिक स्ट्रिप कहाँ यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल फ़ैन में, टैप रिकॉर्डर में, इलेक्ट्रिक आयरन में या कंप्यूटर में। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो इसमें से कंप्यूटर में यूज़ नहीं होगी, ठीक है। ये सवाल ही पूछ रहा है बायोमेटेलिक स्ट्रिप इज़ यूज्ड इन, तो टैप रिकॉर्डर में भी यूज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फ़ैन में भी यूज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज़ होती है, सही है।
हम ऊपर पढ़ के आए ना, बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। उसमें इलेक्ट्रिक आयरन में बायोमेटेलिक स्ट्रिप यूज़ हो रही है, फायर अलार्म में यूज़ हो रही है, रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ हो रही है। तो ना इसमें फायर अलार्म दिया हुआ है ना रेफ्रिजरेटर, इसमें 3 अलग चॉइस दिए में सिर्फ आयरन दिया हुआ, तो दिस इज़ द आयरन सर। सही। उसके बाद रिवेट इज़ यूज टू फास्टिंग सॉफ्ट मटेरियल विद हार्ड मटेरियल, ना ना ना। सॉफ्ट मटेरियल विद सॉफ्ट मटेरियल, ना ना ना। हार्ड मटेरियल विद हार्ड मटेरियल, यस यस यस। प्लास्टिक इज सॉफ्ट मटेरियल, नो नो नो। दिस इज़ द राइट आंसर। हार्ड मटेरियल को हार्ड मटेरियल से फास्ट करते हैं। ये लाइक की वुड है, हार्ड मटेरियल है, इसके दरमियान जो है वो रिवेट मैंने डाला है। रिवेट भी हार्ड मटेरियल है जो कि उसका होता है, स्टील का होता है। इसको एक बार जल्दी से देख लूँ कि स्टील का होता है, इसमें एकदम से मैं भूल गया, इतने सारे मटेरियल पढ़ रहा हूँ ना। रिवेट स्टील का होता है क्या? कम ऑन रिवेट, वेयर आर यू? मैं ज़्यादा पीछे चला गया क्या? हाँ, मैं ज़्यादा पीछे चला गया। नीचे आते हैं, यही है रिवेट। रिवेट रिवेट रिवेट, हाँ स्टील है भाई, स्टील ही है, ठीक है। ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, स्टील बोल्ट है ये। तो और इसके कितने सवाल रह गए? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, समरी हो गई, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, हमने ये भी कर लिया है। गिव रीजंस वाई, मैं सारे रीजंस दे दूंगा अगर आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में होता है तो। और कोई क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट है इसके अलावा? नहीं, फिर ये चैप्टर 10 है। ओके, इसको यहीं ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिल रहा है मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है। आप लोग भी हाथ पैर खूब मारें, वीडियोज़ देखें, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अच्छा सा पेपर दे के आएँ। जैसे टाइम मिलेगा नई वीडियो अपलोड कर दूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।